नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पीजीटी स्पेशल क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस्टरेसी में। तो एस्टरेसी में इसकी व्याख्या जानते हैं। पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था एस्टरेसी में पाया जाता है। इस प्रकार के पुमंग में सभी पुंकेसरों के पुतंतु को अलग होते हैं, परंतु पराग को संगठित हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो सूरजमुखी होता है उसमें पराग को संगठित होते हैं और जो पुंकेसर वो अलग होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि रोमपुच्छ रूपांतरण होता है। तो रोमपुच्छ रूपांतरण कैसे होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाह्य दलपुंज का। जो बाह्य दलपुंज होता है उसका हमारा रोमपुच्छ रूपांतरण होता है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसकी व्याख्या, रोमपुच्छ बाह्य दलपुंज का रूपांतरण है। सूर्यमुखी के पुष्पों में बाह्य दलपुंज का रूपांतरण रोम गुच्छ में होता है, जिसे पैपस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड है, तीसरा है। इसमें पूछा गया है, बेंथम तथा हुंकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर सही होगा, प्राकृतिक। तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, थोड़ी व्याख्या। बेंथम तथा हुंकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण जेनरा प्लांटरेम पुस्तक के तीनों भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार सभी पादप जगत को भिन्न समूह में बांटते हुए कुल 202 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण प्रायोगिक रूप से उपयोगी है तथा बहुत से हार्बेरियम में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो चौथा है उसमें पूछा गया है, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दल लंगन। दल लंगन। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा। इसमें कहा गया है, गैमिनी कुल का पुष्प क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूकिकाओं की सूकी। तो इसके बारे में जानते हैं। इनमें मुख्य अक्ष 2 लंबा होता है। इनमें मुख्य अक्ष 2 लंबा होता है, परंतु पुष्प आवृत्ति होते हैं, जैसे प्याज, चिरचिटा। जब छोटे छोटे स्पाइक मिलकर एक बड़ा स्पाइक बनाते हैं, स्पाइकिका कहलाता है, जैसे गेहूं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल सबसे बड़ा है? तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कुल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंपोजिटी। इसके बारे में जानते हैं। कंपोजिटी कुल सबसे बड़ा कुल है। कंपोजिटी को अब एस्टेरेसी के नाम से जाना जाता है। कंपोजिटी पुष्प पौधों या आवृत्ति जीवियों का दूसरा सबसे बड़ा कुल है। यह विश्वव्यापी है। इस कुल में लगभग 900 वंश, कितने वंश? 900 वंश तथा 13,000 जातियां हैं। वंश सेनेसियों में लगभग 2,500 जातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, 7वां, सीमांत बीजांड न्यास लक्षण होता है। तो ये किसमें होता है? ये किसका जो मतलब जो ये लक्षण है ये किसका होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी का लक्षण होता है ये। तो इसके बारे में जानते हैं। सीमांत बीजांड न्यास लेग्यूमिनोसी का लक्षण होता है। तो इसके थोड़े बहुत पॉइंट हैं, इनको भी जान लो, जो अगले पेपर में शायद पूछेगा। इसमें पहला है, सोलेनेसी में बीजांड न्यास स्तंभीय होता है। अगला है, क्रूसीफेरी में बीजांड न्यास भित्तीय बीजांड न्यास पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, मालवेसी में भी बीजांड न्यास स्तंभिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां, रसकांड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक जाइल में, जो द्वितीयक जाइल का बाहरी भाग होता है उसमें रसकांड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। रसकांड इसमें दिया गया है, रसकांड द्वितीयक जाइलम की बाहरी भाग होता है। यह भाग जल या खनिज को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका दूसरा नाम
एल एर्नम है, यही कास्ट का सक्रिय भाग होता है। ठीक, 9वां क्वेश्चन हमारा है रे फाइटर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के सूच्यकार क्रिस्टल्स। अगला हमारा है वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंतःरंभीय यद्धाकी सक्रियता के कारण। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। वृद्धि वलय अंतःरंभीय यद्धा की सक्रियता के कारण बनाती है। जिन स्थानों की जलवायु में वर्ष भर बहुत अंतर रहता है वहां उगने वाले बहुवर्षीय पौधों के तनों में कैम्बियम की सक्रियता वर्ष भर एक सी नहीं होती है। यह जलवायु व पौधों की आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक होती है। बसंत ऋतु में बनने वाले काष्ठ को बसंत काष्ठ, शरद ऋतु में बनने वाले काष्ठ को शरद काष्ठ कहलाती है। तने के अनुप्रस्थ काट में ये दोनों एक सेकेंडरी घेरे के रूप में दिखाई देती हैं। इसको वार्षिक वलय या वृद्धि वलय कहते हैं। आमतौर पर प्रत्येक वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रकट करता है, अतः इन्हें गिनकर पौधों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विधा को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ड्रेसीना में। तो ड्रेसीना होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। ठीक है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि ड्रेसीना में परिलक्षित होती है। स्टील के अंदर तथा स्टील के बाहर कैम्बियम व कार्क कैम्बियम द्वारा द्वितीयक ऊतकों के बनने के कारण पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। इसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। आमतौर पर द्वितीयक वृद्धि द्विबीज पत्रों, तनों व जड़ों में मिलती है तथा एक बीज पत्री पौधों में नहीं होती है, अर्थात एक बीज जो पत्रीय पौधे होते हैं उनमें नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं मिलता है। परंतु कुछ एक बीज पत्रीय तनों में असाधारण द्वितीयक वृद्धि मिलती है, जैसे मक्का, ड्रेसीना। हमारा अगला क्वेश्चन है टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेक्टोना ग्रैंडियस से। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडियस होता है, उससे हमें टीक की लकड़ी प्राप्त होती है। इसे सामान्य भाषा में सागौन कहते हैं। यह फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, खेल का सामान व दरवाजा आदि बनाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बास्ट रेशों, अर्थात जो बास्ट रेशा होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? बास्ट रे से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कोरस से। बास्ट फाइबर द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। जूट एक बास्ट रेशा है जो द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सैम्बोपोगोन नार्डस की जो पत्तियां होती है उससे हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ व्याख्या जानते हैं। सिट्रोनेला तेल सैम्बोपोगोन नार्डस की पत्तियों से प्राप्त हो जाता है या प्राप्त किया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल सैम्बोपोगोन सिस्ट्रेटस से प्राप्त किया जाता है। नेरोली ऑयल सिट्रस ऑरेंटियम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डीएनए निर्मित होते हैं केवल, ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक अम्लों से। इसके बारे में कुछ जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है जो 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं, शुगर, बेस और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, अगला है हमारा निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है? ऑप्शन नंबर डी, रिक्सिया प्लूटेंस। रिक्सिया प्लूटेंस जलीय बायोफाइटस है। यह तालाबों व झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। रिक्सिया ड्रिक्सकारलर, रिक्सिया
वेंसिस, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया क्रिस्टलाइना स्थलीय जातियां हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा समूह के पादप मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं। ये मुख्य रूप से नम दीवारों, नम भूमि व छायादार स्थानों पर, नदी के किनारे के पौधे पर, नम चट्टानों पर मिलते हैं। नदी के किनारे पौधों पर, नम चट्टानों पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं। ये कहलाती हैं ऑप्शन नंबर सी ट्रैबेकुली। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, जिसे ट्रैबेकुली कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्लेजिनेला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हेटेरोगैमस तथा हेटेरोस्पोरस। अगला है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, पेरिस के सोराई होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध। पेरिस के सोराई अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है हमारा 20वां क्वेश्चन, टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जिमरबान द्वारा। इसके बारे में कुछ जानते हैं। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद जिमरबान द्वारा प्रस्तावित है। जे हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव जीवन की भौतिक इकाई है। एन ग्रीव ने फूल के प्रजनन अंगों के विषय में प्रथम बार अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी साइकस में। कोरेलाइड जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। साइकस के पौधे में एक मोटी प्रारंभिक मूल जड़ होती है। प्रारंभिक जो मूल जड़ होती है उसे मूसला भी कहते हैं, मूसला जड़ भी कहते हैं, जिससे अनेक पश्च जड़ें निकलती हैं। इसकी कुछ शाखाएं भूमि की सतह से के पास आ जाती हैं। इसमें बार बार द्विभुजीयता होने के कारण छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं जो कोरल की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सक्षम परागकण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी पाइनस में। सक्षम परागकण पाइनस में मिलते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर डी साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर है, मिर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है एक पुष्पीय पादप एवं, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी चींटियों के बीच में। इसके बारे में बताया गया है, मिर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन है जो एक पुष्पीय पादप एवं चींटियों के बीच होता है। वायरस अभिकल्प परजीवी अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। जीवाणुओं का पता सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। ठीक है। एरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय खाद्य जीव हैं। ये सर्वव्यापी जीव हैं जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत पौधों तथा जंतुओं पर वास करते हैं। 25वां है, बेलामेन नामक स्पंजी ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊपरी रोही मूलों में। अगला है, पत्रकंद एक रूपांतरण है। पत्रकंद एक रूपांतरण है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूमिगत तने का। ठीक, नीचे व्याख्या लिखिए। पत्रकंद एक भूमिगत तने का रूपांतरण है, जैसे लहसुन, केतकी, रतालू, अनानास आदि। मूलांकुर बीजों के अंकुरण के समय ही मूलांकुर का निर्माण होता है, जो प्रकाश के विपरीत लेकिन जल व भूमि की ओर बढ़ता है और आगे चल जड़ का निर्माण करता है। प्रांकुर क्या होता है? बीजों के अंकुरण के समय ही प्रांकुर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर जड़ का निर्माण करता है। नोट में क्या दिया है? इसमें दिया है भूमिगत तने अनेक प्रकार के होते हैं। कंद जैसे आलू, सल्ककंद जैसे प्याज लहसुन, धनकंद जैसे बंडा, अरवी, जिमीकंद, केसर। प्रकंद क्या होता है? हल्दी, अदरक। ठीक है, अदरक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए फाइकस का। हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम फाइकस में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? फाइकस में। इसमें पेंडिकल या रेसिटिकल मसल और चौकोर गुहा होती है। अग्र सिरे पर एक छिद्र होता है जो स्केल से ढका होता है, जिसमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पहला है पुरुष नहीं, दूसरा साधारण मादा, गाल मादा। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। साइथियम पुष्प का लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूफोरबिएसी कुल का। डिप्लोकाकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रेड ग्रिफिथ ने। डिप्लोकाकस न्यूमोनी में रूपांतरण विधि की खोज फ्रेड ग्रिफिथ ने की थी। एफ ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु में आनुवंशिक रूपांतरण के बारे में बताया। विनियम होता है मध्य में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ठीक है, विनियम समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में विनियम अर्थात क्रॉसिंग ओवर मियोसिस प्रथम के प्रोफेज प्रथम के पैकिटीन अवस्था में पाया जाता है। इस दौरान अर्ध गुणसूत्रों में विनियम अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है। 23 है, बॉलवॉक्स का थैलस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सिनोवियम। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। ऑप्शन नंबर बी मेखला रूपी। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक मेखला रूपी होता है। यूलोथ्रिक्स एक तंतुमय हरा शैवाल है जो स्वच्छ जल में धीरे धीरे बहने वाली व झरनों में पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है, अतः कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की तथा प्रोटोपेक्टिन की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है तथा एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट गर्डिल के आकार के होते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट पर पायरिनाइड पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 से 4 तक होती है। 34 नंबर है, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाल शैवाल। लाल शैवाल। अगला, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत लाल शैवाल है। ठीक है, अगला हमारा है फंजाई इम्परफेक्टाई में अभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लैंगिक जनन का। फंजाई इम्परफेक्टाई में लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक, लेकिन लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। फंजाई इम्परफेक्टाई एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ड्यूटेरोमाइसीटीज की लगभग 25,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। नेक्स्ट है, एक कोशिका जिनमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं
उनमें कितने संलग्न वर्ग होंगे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10। व्याख्या है, एक कोशिका जिनमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की कुल संख्या 20 होगी, तो उसमें 10 संलग्न वर्ग होंगे, क्योंकि संलग्न वर्ग अगुणित गुणसूत्र की संख्या के अनुरूप होती हैं और यह निर्देशित करती हैं कि जीन साथ साथ जुड़े होते हैं तथा समान गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। 38 है, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक कवक और जड़ की सहजीवता। तो इसमें माइकोराइजा एक कवक और जड़ की सहजीवता को प्रदर्शित करता है। जिम्नोस्पर्म के जड़ में सहजीवन का उदाहरण है, जिनमें कवक के साथ सहजीवन पाया जाता है। नेक्स्ट, कैलीफेज। तो सिग्मा एक्स 174 में होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक सूत्रीय डीएनए। ठीक है, कैलीफेज 174 में एक सूत्री डीएनए होता है। द्विसूत्री डीएनए का उदाहरण पॉक्स वायरस, बायसीनिया, हर्पीस सिंप्लेक्स एक सूत्रीय डीएनए में का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु HLTV, थर्ड LAV या ARB2। व्याख्या, इसकी व्याख्या, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARB2 द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोग से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरियान का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायरस की पूर्ण अवस्था। इसकी व्याख्या है, विरियान का पूर्ण अर्थ वायरस का पूर्ण अवस्था। वायरस संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी इकाइयां होती हैं। पूरे कण को विरियान कहते हैं। इनका आकार 10 से 900 मिली माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए, लोहा। सूक्ष्म पोषक तत्व ClB, Fe, Mg, Zn, Cu, Ni, Mo आदि। ठीक है, गुरुत्व CHON, P, K, Ca, Mg और S आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब, कब बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। जब बाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है तब जल अवशोषण बढ़ता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। व्याख्या, तो व्याख्या में क्या है? व्याख्या में है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण दर बढ़ता है तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाता है। लेकिन और क्या दिया गया इसमें? इसमें कहा गया है, जीवित पौधों के वायवीय भागों से जल के बाष्प के रूप में उड़ने को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया 3 प्रकार से होती है। तो तीनों प्रकार है, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन, बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, डिक्सन का बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव एवं संसर्जन मत। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं क्या है। वृक्ष में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत डिक्सन का बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव एवं संसर्जन मत है। मृदा में से अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। यह जाइलम द्वारा होता है। बाष्पोत्सर्जन संसर्ज तनाव बाद सिद्धांत के अनुसार
रसारोहण निम्न 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। जाइलम में जल के अटूट जल स्तंभ। दूसरा है जल अणुओं के मध्य संसर्जन बल। तीसरा है बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1946 में अपने कार्य के लिए H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं में एक्स रसिम उत्परिवर्तनों पर। तो व्याख्या में है सन 1946 में जंतुओं में एक्स रसिम उत्परिवर्तन पर कार्य के लिए H.J. मूलर को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब के गर्म होने से। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव ग्लोब के गर्म होने से संबंधित है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की संख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वॉलेस ब्रोस्कर ने 1970 के दशक में प्रदान किया था। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों तथा पर्यावरण प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैसें CO2 अर्थात क्लोरोकार्बन, ओके, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूलोथ्रिक्स में पाइनेनाइड्स एवं क्लोरोप्लाइट्स की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थोड़े पाइनाइड्स सहित एक हरित लवक। श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, CO2/O2 द्वारा। श्वसन भागफल श्वसन क्रिया में एक दिए गए समय ताप दाब पर निष्कासित CO2 तथा अवशोषित O2 का अनुपात है। 50 नंबर, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर सी, EMP चक्र। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP चक्र है। ग्लाइकोलिसिस की खोज जर्मनी के 3 वैज्ञानिक एम्बर्डेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने की थी, इसीलिए इसे EMP पथ कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की महत्वपूर्ण क्रिया कोशिका की साइटोप्लाज्म में उत्पन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, C2 चक्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोलेट चक्र। CO2 चक्र को ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। प्रकाशीय श्वसन क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पूर्ण होता है। C3 चक्र के समय बना ग्लाइकोलिक अम्ल आधार का कार्य करता है। यह एक 2C यौगिक, अतः इस चक्र को C2 चक्र, C2 साइकिल कहते हैं। निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन नंबर बी, हेलियांथस एनस। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियांथस एनस है। गेंदा का वैज्ञानिक नाम ट्रेजेंटस एरेक्टा है, जो कंपोजिटी फैमिली के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 2,4-D है एक संश्लेषित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, गैसीय हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन। इथाइलिन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह वायुमंडली में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। यह वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, परंतु पौधों इसका संश्लेषण भी करते हैं। डेनी ने 1924 में बताया कि फल पकाने में इथाइलिन
का बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुमस्तिष्क को। तो अल्कोहल का सेवन करने से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। अनुमस्तिष्क संतुलन एवं समन्वय का केंद्र होता है, अतः अल्कोहल का सेवन करने से ये सभी क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। इनके अत्यधिक सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तंत्रिका कोशिकाएं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। ये तंत्रिकीय ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका को तीन भागों जैसे कोशिका पिंड, कोशापिंड, डेंड्रॉन, एक्सॉन में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैगस तंत्रिका होती है। ऑप्शन नंबर सी, 10वीं कपालीय तंत्रिका। 10वीं कपालीय तंत्रिका तेल को बैगस तंत्रिका कहते हैं। यह सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है। यह भी मिश्रित होती है और मेडुला के पार्श्व से निकलती है। इसके चालक तंतु वायु मार्गों, फेफड़ों, ग्रासनली, हृदय, अमाशय, आंत, पित्ताशय आदि को जाते हैं। संवेदी तंतु लगभग इन्हीं सब अंगों से संवेदनाओं को मेड्यूला तथा पोन्स में लाते हैं। 59 है, स्तनियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं। स्तनियों में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें इसमें 3 जोड़ी संवेदी, 5 जोड़ी मोटर और शेष बची 4 जोड़ी मिश्रित प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरोहाइपोफाइसेरा। ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ब्लर है, इसको डाल, सही से समझ नहीं आ रहा। 61 क्वेश्चन नंबर है, जैव उद्यूकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैव द्विविकास का व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने जंगली पौधे सांडेय, प्रिमरोज अर्थात ओएनोथेरा, लैमार्कियाना में कई असतत विधाओं का वर्णन किया, जिसे उन्होंने उत्परिवर्तन कहा। डिब्रिज ने प्रत्येक उत्परिवर्तन को एक मिश्रित स्पीशीज बताया और निष्कर्ष कर दिया कि उत्परिवर्तन के कारण एक ही कदम में एक नई स्पीशीज का उद्भव हो जाता है। उसके अनुसार विकास में प्राकृतिक वर्ण महत्वपूर्ण नहीं होता, विकास के बल उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी, ये सब कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 63, पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है स्त्रावर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिबोनियम ग्रंथियों के। मिमोनियम जो मिमोबियम, अरे सॉरी, इसमें कहा गया है व्याख्या में, मिबोमियम ग्रंथियां सेवेसियस ग्रंथि का रूपांतरित रूप है। यह आंख की फलकों की छोर से स्रावित होती है। इसके कारण फलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है। उभयचर और पक्षियों में इसको हाइड्रेरियन ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट,
ग्लूकेगॉन हार्मोन से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लैंगहेरेंस की द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है। वैसोप्रेसिन का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी मूत्र के रंध्र से। वैसीप्रेसिन या एडीएच का संबंध मूत्र के सांद्रण से है। वैसोप्रेसिन वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयरन को कम करता है। मूत्र का आयतन को कम करता है। इसी कारण इसे मूत्ररोधी या एंटीडायूरोटिक कहते हैं। इसकी कमी होने से मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिससे मूत्र पतला व रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस रोग को मूत्र लता या डायोरिसिस कहते हैं। इसे उदक में रोग भी कहते हैं। इससे दो बार पेशाब आता है और शरीर से अत्यधिक पानी निकल जाता है। इसी अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा एवं रुधिर पतला हो जाता है तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैराथार्मोन। तो कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन पैराथार्मोन है। पैराथायराइड ग्रंथि के दाने के बराबर 4 छोटी एक एवं गोल रचनाएं हैं। ये थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में धसी होती है। कभी कभी इनकी संख्या 2 से 6 तक होती है। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जिसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। इसे शुद्ध रूप से सबसे पहले कोलिप ने तैयार किया। यह रक्त कैल्शियम और फास्फेट आयनों की संख्या का नियमन करके शरीर के अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने अर्थात होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। 67 है, स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एफएसएच एवं एलएच द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, प्रारंभिक अवस्था में एसटीएच का कम उत्पादन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बौनापन। एसटीएच हार्मोन से शरीर की वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता में से भीम कायत्व एवं एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। एपी कल्चर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मधुमक्खी का पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग, इसमें जो व्याख्या दी है वो पढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग 6000 ml होती है, ठीक है, लेकिन विकल्प में केवल 3000 ml दिया गया है, इससे ऊपर नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। व्हाट 6000 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पायरुविक अम्ल। तो इसके बारे में कुछ कहा गया है। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पादक पायरुविक अम्ल होता है। ग्लाइकोसिस की क्रिया कोशिका से साइटोप्लाज्म में होती है। इसे क्रिया का में कार्बन वाला ग्लूकोज 2,3 कार्बन वाला पायरुवीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रोंकियल
पेशियों में स्पाज्म से। दमा श्वसन संबंधी एक रोग है जो ब्रोकियल पेशियों में स्पाज्म में उत्पन्न होता है। जो स्पाज्म होते हैं उनमें उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसा रोग जिनमें रोगी को खांसी, कंठश्वास आदि के कभी कभी दौरे उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु मुख्य रूप से ब्राइकियल दमा का स्थल महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क संबंधी सहज निर्बलता इस रोग का प्रधान कारण है। वैसे एलर्जी एवं संक्रमण के माध्यम से भी यह रोग, कुछ परिवारों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दमे का दौरा प्रायः रात्रि में प्रारंभ होता है, जो 30 मिनट से 2 घंटे तक रहकर श्वसन स्वतः शांत हो जाता है। आइसोप्रिनाइलिन एल्फेट या एड्रीनालिन का इंजेक्शन आदि देने से लाभ होता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है। ऑप्शन नंबर ए केसिका। केसिया नहीं, क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए केसिका। तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी केसिका होती है। रुधिर केसिकाएं बहुत महीन होती हैं। इसकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिका जितनी होती है। कोशिकाओं की भित्ति पानी, छोटे छोटे अणुओं, गुलित खाद्य पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होती हैं। अतः रुधिर केशिका तथा ऊतक कोशिकाओं के बीच उपयुक्त सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है तथा रुधिर के माध्यम से आवश्यक पदार्थ का परिसंचरण होता है। कोशिकाएं फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर के प्रति घन मिमी रुधिर प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 लाख से 3 लाख। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिग्माइड। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र सिग्माइड होता है। अधिक ऑक्सीजन सांद्रता वाले क्षेत्र में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस क्रिया में आयरन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करता है। वायु में ऑक्सीजन की रंध्रता को आंशिक दाब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एल्वियोलाई में भरी हुई वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 से 110 mmHg होता है। इस आंशिक दाब पर रुधिर की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन धारण क्षमता अधिक कम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सभी परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करके संतृप्त अवस्था में होते हैं। हीमोग्लोबिन की वह प्रदर्शित मात्रा जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जाता है प्रतिशत संतृप्त कहलाती है। हीमोग्लोबिन की 100% संतृप्ति होने पर रुधिर में ऑक्सीजन की आंशिक दाब अधिक बढ़ने पर भी रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु आंशिक दाब कम होने पर रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। शुद्ध रुधिर में PO2 लगभग 97 mmHg होता है। इस PO2 पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संवृद्धि भी 97% अथवा लगभग 70% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, रुधिर वर्ग AB में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोई प्रतिरक्षी नहीं। नेक्स्ट, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है। ऑप्शन नंबर बी, हेपारिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य के वृक्क में निस्पंदन दाब होता है लगभग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 मिमी Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र द्वारा संपन्न होता है। यकृत प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है, जो बाद में यूरिया में परिवर्तन कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क शशक के वृक्क होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेटानेफ्रॉस।
तो इसकी व्याख्या है वयस्क सशक के वृक्क मेटानेफ्रिक होते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स और चिड़ियों में भी पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रुलेशन से। मार्फोजेनेसिस गैस्ट्रुलेशन अवस्था से प्राप्त होती है। गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका सहित एम्ब्रियोनल घुंडी की कोशिकाओं से 3 जनन स्तर वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं और इससे बने 3 जनन स्तर वाले भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शून्य का नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर सही होगा बी, टेम्पोरल पॉलियो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्थेटिक समूह। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। होलो एंजाइम बराबर एम्पोलो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक समूह, इनका मिश्रण होता है हेलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो होता है इन दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पक्षियों में। केवल एक ही अंडाशय पक्षियों में उपस्थित होता है। यह चिड़ियाओं के बाएं तरफ स्थित होता है। यह शरीर के भीतरी भाग को कम करने में सहायक है, जिससे उड़ने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है, ऑप्शन नंबर ए, सिरेटियम द्वारा। बायोल्यूमिनेसेंस सिरेटियस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मकड़ियां तथा बिच्छू सम्मिलित तो किए जा गए हैं, वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरेकिंडा में। तो मकड़ियों तथा बिच्छू अरेकिंडा में सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में मकड़ियों व बिच्छू के साथ साथ माइट्स और टिक्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा होता है, तो समुद्री घोड़ा होता है मछली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समुद्री घोड़ा एक मछली होता है। सामान्यतः इसका नाम हिप्पोकैम्पस है। इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है। यह मछली जल में सीधे तैरती है। इसका शरीर छोटी छोटी हड्डियों के प्लेटों से ढका होता है, जिन्हें अस्थि प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर होता है? ऑप्शन नंबर ए, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस पाद रहित उभयचर होता है। इक्थियोफिस संघ कॉर्डेटा का जंतु है। यह दक्षिणी फिलीपींस तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुदाय परिस्थितिकी अध्ययन है, ऑप्शन नंबर सही होगा ए, वातावरण के संबंध में समुदाय का। तो इसकी व्याख्या है समुदाय परिस्थितिकी के अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, उनकी रचना व व्यवहार और उनके स्थान का वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आबादी परिस्थितिकी में, समुदाय परिस्थितिकी में, पारिस्थितिक तंत्र परिस्थितिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वपरिस्थितिकी। स्वयं परिस्थितिकी के अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या व्यक्तिगत जाति और वातावरण जाति और वातावरण से उनके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, नंबर बी सही होगा, गन्ने के परितंत्र के मामले में।
इसके बारे में जानते हैं। गन्ने के परितंत्र की संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। जीव संख्या का पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के पिरामिड सीधे बनेंगे, जबकि एक पेड़ पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनाएगा। जीव भार पिरामिड्स भी सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे क्योंकि दोनों तंत्रों के प्राथमिक उत्पादकों का भार भिन्न श्रेणी के उत्पादकों के भार से अधिक होता है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवन भार पिरामिड उल्टा बनेगा क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूट्रोफिकेशन संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए, एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से। व्याख्या है, यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से है। जब जल में घरेलू बंजर पदार्थ फॉस्फेट, नाइट्रेट इत्यादि मिल जाते हैं, तब जल न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक हो जाती है। मुख्यतः फॉस्फेट और नाइट्रेट आयनों के आपस में मिलने से जल में उच्च उत्पादन क्षमता होती है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एलोपैट्रिक स्पीएशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक्टोडर्म में, सिर्फ एक्टोडर्म से ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा पिला दूसरा 97 नंबर, तो लचीली उपस्थिति दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्तनियों के कर्ण पल्लों की में। ठीक है, तो लचीली उपस्थिति स्तनियों के कर्ण पल्लवों में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त ये नाक, कंठ, कर्णनालिका, एपिग्लोटिस तथा नासिका के छोर पर जाते हैं। लचीली उपस्थिति के मैट्रिक्स में पीले रंग के इलेक्ट्रिन तंतु पाए जाते हैं जो लचीलेपन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त है। ऑप्शन नंबर डी, जातियों का निर्माण। डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्त जातियों के निर्माण से है। इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने जातियों के विकास के बारे में अपने विचार दिए। 99 संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अवशेषी रचनाओं को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुछ कशेरुकाएं फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुछ कोशिकाएं वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, कर्णपल्लव की पेशियां। नेक्स्ट है 100, सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोपेरिक्स। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोपेरिक्स है। इनमें पक्षियों एवं सरीसृप दोनों की समान रूप में संरचना पाई जाती है या पाया जाता है। इसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपादों में पंजे तथा उड़ने के लिए पंख भी पाए जाते हैं। 101, इनमें से कौन सा समृद्ध अंग है। ऑप्शन नंबर ए से होगा, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पर।
व्याख्या, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पर समृत अंग के उदाहरण हैं। समरूपता या सदृशता समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग होते हैं बहुत भिन्न प्रकार के जीवों में परंतु समान दिखाई देते हैं जो समृत अंग कहलाते हैं। जैसे उड़ने वाले कीटों के पंख दिखने में तो पक्षी व चमगादड़ के पंखों जैसे होते हैं, लेकिन भ्रूणीय उत्पत्ति एवं विकास व मौलिक संरचना में पक्षी व चमगादड़ों से बहुत भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए जावा एवं पैग्निक मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथेकैंथ्रोपस का प्राणी वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमेट्स में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी लोरिस, लीमर्स, टॉर्सियर्स, बंदर, कपी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शहद थैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस होता है। इसके बारे में जानते हैं कुछ थोड़ा। शहद थैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस होता है। शहद उच्च कोटि का पोषक पदार्थ है जिसमें 80% तक शर्करा होता है। यह गाढ़ा गहरे रंग का गंध युक्त एवं अत्यधिक मीठा होता है। इसमें विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। भारत का सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में कुल उत्पादन का 70% भाग कर्नाटक राज्य द्वारा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बड़ंदता। नेक्स्ट है, मंगोलाइड स्थिति संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी ट्राइसोमी। मंगोलाइड की स्थिति ट्राइसोमी से संबंधित है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 होते हैं, अतः गुणसूत्र समूह 2x+1 बराबर 47 होता है। 3 समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम। व्याख्या, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। यह लेम्यूनियस पौधा के जड़ नोडल्यूस में पाए जाते हैं। यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने के सामर्थ्य होता है। यह जीवाणु मूलरोम द्वारा जड़ में प्रवेश करता है। इसके संक्रमण के प्रभाव से बलकुट की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और गांठें बनती हैं। नई बनने वाली कोशिकाएं चतुर्गुणित होती हैं जबकि अन्य कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल कर्णक भी पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष सहायक हैं। जिन गांठों में यह नहीं होता है वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिक तत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सर्काडियन रिदम में रिदम का। पत्तियों में दैनिक गति के उदाहरण सर्काडियन रिदम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटा की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप। ऑप्शन सी किसके फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूरुलेशन के।
इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र न्यूरुलेशन के फलस्वरूप विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह शरीर के मुख्य अक्ष स्थित होता है। यह दो अंगों का बना होता है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में प्रवसन काल होता है और लगभग ऑप्शन नंबर डी सही होगा 36 सप्ताह 36 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स शब्द का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर डी डीएनए का एक भाग। जीन्स शब्द का अभिप्राय डीएनए के एक भाग से है। जीन्स का वह प्रक्रियात्मक इकाई है जो किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को नियंत्रित करता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक बिडल एवं टैटम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्णांध पुरुष की शादी एक वर्णांध पुरुष की पुत्री से हो जाती है, तब उनकी संतानें में ऑप्शन नंबर डी 50% पुत्र वर्णांध होंगे। नेक्स्ट है, हिप्पोपोटामस संबंधित है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस संबंधित है ऑप्शन नंबर डी सिफेलोपोडा वर्ग से। ऑक्टोपस को सामान्य भाग में डेविल फिश कहते हैं। यह मोलस्का संघ का जंतु है। यह समुद्री मांसाहारी जंतु है। इसमें कवच नहीं होता, अर्थात यह मृदु कवची जंतु है। यह सिफेलोपोडा मोलस्का है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं जो कई मीटर लंबी होती है। ऑप्शन अगला है क्वेश्चन, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है ऑप्शन नंबर बी से होगा गमनांगक। नेक्स्ट है, दंशिका क्या है ऑप्शन नंबर सी एक कोशिका का भाग। दंशिका एक कोशिका का भाग होती है। यह संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया का प्रमुख लक्षण है। यह बड़ा सा और रचना में जटिल अंडाकार थैलीनुमा अंगक होता है। इसमें मुख्य भाग को संपुट कहते हैं। संपुट की भित्ति मोटी और कोलेजन जैसी प्रोटीन की बनी होती है। इस पर महीन झिल्ली का आवरण होता है। संपुट की गुहा में हिप्नोटैक्सिन नामक विषैला तरल भरा होता है। नेक्स्ट, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी पिनोसाइटोसिस। इसकी व्याख्या है, कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा प्रोटियस अपने वातावरण से कोलाइडी तरल पदार्थ को अन्य कोशिकाओं के समान पिनोसाइटोसिस या कोशिका पाचन द्वारा ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन्स, अकार्बनिक आयन तथा कुछ रंजक पदार्थ हैं। ऐसा माना जाता है कि कोलाइड पदार्थ के संपर्क में आने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव के अंदर की ओर धंसती चली जाती है और इसके साथ में पदार्थ भी इस स्थान पर एक्टोप्लाज्म सिकुड़कर थैली सी बना लेती है। तरल पदार्थ इस थैली में भर जाता है। यह थैली विलगित होकर एंडोप्लाज्म में आ गिरती है और एक धनी का रूप ले लेती है। ये धनियाँ पिनोसाइटिस आशय या पिनोसोम कहलाती है। कोलाइड पदार्थ को ग्रहण करने की विधि पिनोसाइटोसिस कहलाती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है? ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, म्यूपिलाइना।
नियोप्लाइना सर्वाधिक आदिम मोलस्क है। यह फाइमल एनेलिडा व मोलस्का के बीच की संयोजक है। 125 नंबर क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, विलंबित पूर्वावस्था में। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के अंतिम प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, स्पेंडिल फाइबर का निर्माण, क्रोमैटिड्स का दृष्टिगोचर होना इसका प्रमुख लक्षण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।